नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्तनी। उत्तराखंड में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय टीम ने विभिन्न जिलों का भ्रमण कर नुकसान का आंकलन किया और अब केंद्र को रिपोर्ट सौंपेगी। राज्य सरकार के अनुसार इस मानसून सीजन में लगभग 5700 करोड़ की क्षति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही 1200 करोड़ रुपए की मदद स्वीकृत कर चुके हैं। केंद्रीय टीम ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में भी बैठक की। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि जल्द ही पीडीएनए टीम प्रदेश आएगी, जो व्यापक मूल्यांकन कर पुनर्निर्माण और केंद्र से अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति सुनिश्चित करेगी। देखिए, इसमें प्रक्रिया ये होती है कि जब कभी लॉस होता है तो एक आईएमसीटी केंद्रीय सरकार की अंतर मंत्रालय होते हैं, बहुत सारे मंत्रालय होते हैं, उनकी टीम आती है। वो टीम आके विजिट करके चली गई है। इसके बाद वो टीम जनरल आकलन करती है कि कितना बल्क में नुकसान हुआ है, कितनी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। इसके बाद पीडीएनए होता है। पीडीएनए यानी पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट। जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि डिजास्टर के बाद हमारी क्या आवश्यकता है, उसका असेसमेंट करने के लिए यह टीम होती है। और यह टीम का भ्रमण हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं। अगले 10 दिनों में इस टीम का भ्रमण भी प्रस्तावित हो जाएगा। हम लोग इस टीम को जो एक एक योजना को दिखाएंगे, एक एक योजना के बारे में जाके देखेंगे, यहाँ पे क्या लॉस हुआ है, कैसे पैसा इसको रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन में, इसको ठीक करने में कितना पैसा लगेगा। इसके साथ साथ जो आजीविका के नुकसान हुए हैं, जैसे हमारे होटल स्वामी हैं, वाहन स्वामी हैं, दुकानदार हैं, रेस्टोरेंट ढाबा संचालक हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, गाइड हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनके आजीविका पर प्रभाव पड़ा है, उस चीज़ को भी हम लोग शामिल कर रहे हैं अपनी मांग में, ताकि जब सरकार मदद दे तो उनका भी मदद हो सके। क्योंकि जिसकी रोजी रोटी यात्रा पर रुकी हुई है, चलती थी, यात्रा बंद होने के कारण उनकी रोजी रोटी पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ को भी शामिल करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और उसके क्रम में हम इन चीज़ों को भी लॉस में शामिल कर रहे हैं और उनको भी राहत पहुँचाने के लिए कार्रवाई करेंगे। ऋषिकेश में लगातार बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। ढालवाला क्षेत्र में सड़क पर पानी भर जाने से कई वाहन फंसे और लोगों में हड़कंप मच गया। विशेषकर एसपीए के पास वाहनों की कतारें लगी रहीं और कई वाहन पानी में डूब गए। बारिश थमने के बाद प्रशासन और जेसीबी की टीम की मदद से वाहनों को सुरक्षित निकाला गया। फिलहाल यातायात बहाल हो गया है, लेकिन प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने और जोखिम वाले क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह दी है। स्थानीय नागरिकों ने पानी निकासी और सुरक्षा उपायों में तेजी की मांग की। उत्तरकाशी जिले की धराली आपदा के बाद गंगोत्री नेशनल हाईवे और धाम को हुए भारी नुकसान की मरम्मत अब लगभग पूरी कर ली गई है। प्रशासन ने गंगोत्री धाम को यात्रियों के लिए खोल दिया है और हाईवे पर आवाजाही भी शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा लागू की गई नई गाइडलाइन से व्यापारियों में नाराजगी बढ़ गई है। होटल रेस्टोरेंट से लेकर छोटे व्यापारियों तक सभी ने डीएम को खुला पत्र लिखकर नियमों में बदलाव की मांग की है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि 15 सितंबर को धाम पूर्णतः बंद किया जा सकता है। हम जिला प्रशासन से सारे व्यापार मंडल और होटल एसोसिएशन इतना ही चाहते हैं कि जो यात्री चारों धाम के लिए अपनी टेम्पो ट्रेवलर से या अन्य छोटी गाड़ियों से आ रहा है, क्या वो गंगोत्री में हीना से ऊपर नहीं आ सकता है। चारों धाम में चलाने वाला ड्राइवर प्रशिक्षित होता है। ये साजिश न करके किसी का पेट पाल रहे हैं और किसी के पेट पे लाद मार रहे हैं। ये जिला प्रशासन का जिम्मेदारी है। यहाँ पर गंगोत्री में इतने सारे व्यापारी लोग हैं, सबके बाल बच्चे हैं, इन्होंने भी अपना पेट पालना है, इनके भी बच्चे हैं, इन्होंने भी किराया देना है। तो इनको सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे टेम्पो ट्रेवलर को जो है और जितनी गाड़ियाँ छोटी गाड़ियाँ जो आ सकती है उनको जिला प्रशासन लाए। हम जिला प्रशासन के साथ हैं। हम ये नहीं कहते कि बड़ी बसों को यहाँ आप दुर्घटना के हिसाब से आप उनको भी रोड भी चौड़ी कीजिए। इतनी नालू पानी से जब बस आती है तो क्या यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन उसमें भी चलो समय चाहिए तो समय दो, लेकिन यहाँ पर यात्रियों को लगातार भेजती रही, यही हमारी रिक्वेस्ट है। और अगर 1 या 2 दिन में, जब डीएम साहब ने बोला है कि 2 दिन के अंदर जो है हम पूरा खोल देंगे, अगर नहीं खोला तो पूरा व्यापार जो है हम बंद कर देंगे, पूरी दुकानें बंद कर देंगे। यात्रियों को भी दिक्कत होगी, हमें अफसोस होगा, लेकिन यात्रियों को भी दिक्कत होगी। पानी नहीं मिलेगा, चाय नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा, तो जिला प्रशासन की ही बदनामी इसमें होगी। जिला प्रशासन इसके लिए हम लोग बाहर से आके हमने यहाँ पे किराए पे दुकान ली है गंगोत्री में, और इस समय हालात ये है कि हमारा यहाँ पे किराया निकलना भी मुश्किल हो रहा है।
हमारी 1.5 महीने से दुकान बंद थी, जो माल हमारा पुराना पड़ा हुआ था वो सब खराब हो गया है। उसकी एवज में हमने नया माल के यहाँ पे अपना लाके अपना व्यापार स्टार्ट किया दोबारा, लेकिन उसमें भी यात्री यहाँ पे रुक नहीं रहे, तो कोई खरीदारी हमारी यात्री यहाँ पे कर ही नहीं रहा है, जिससे हमारा कि किराया निकलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। मेरा जिलाधिकारी से निवेदन है कि हम बचपन से हमेशा इतने साल हो गए हमें यहाँ पे व्यापार करते हुए, आज तक ऐसा कभी नहीं देखा कि इस तरीके से जिला प्रशासन ने जो ये नियम बनाए हैं, ये बिल्कुल हमारा इतना माल हमारा जो माल आया है सारा एक्सपायर हो चुका है, हमने वो सारा फेंक दिया है, फिर से नया माल मंगवाया है कि यात्रा चलेगी, लेकिन जिस तरह से ये यात्रा चालू हुई है हमें तो लगता है जो हमने सामान मंगवाया वो भी हमें फेंकना पड़ेगा, सारा एक्सपायर हो जाएगा। जिला प्रशासन से यही अनुरोध है कि जो ये समय सीमा है इसको तत्काल से बंद किया जाए और यात्रा फिर से अच्छे से सुचारू किया जाए, पहले से जैसे चल रही थी वैसे सुचारू किया जाए। जो आपदाएं थी उससे पूरा क्षेत्र प्रभावित हुआ था, किंतु अब पुनः सुचारू रूप से यात्रा जो चल रही है पर वो एक सोची समझी साजिश के अनुसार चल रही है, एक तरफा यात्रा चल रही है, क्यों एक ही क्षेत्र के लोगों का ही उसमें कल्याण हो, बाकी गंगोत्री के जो क्षेत्र के जितने भी व्यवसायी व्यापार उपला टकनौर जितने भी हैं तो उन सबका एकदम बेड़ा गर्क करने की इसमें साजिश रची जा रही है। इसमें क्या है कि प्रशासन द्वारा क्या किया गया है कि टाइम लिमिटेशन डाली गई है, सुबह 5 बजे से 9 बजे तक यात्रियों को बसें जो शटल सेवा जो टैक्सी है वो जाने दी जाए। यात्री रात की 1 बजे वहाँ पे पहुंच जा रहा है हिना पे, ऐसी क्या आफत हाई तोबा मचा रखी है प्रशासन ने कि रात की 1 बजे से यात्री बेचारा लाइन लगा रहा है, वो बेचारा दर्शन करने आ रहा है या आपकी या परेशानी झेलने आ रहा है। दूसरी बात क्या है कि इसमें जो व्हीकल्स का है, जो गाड़ियां नालू पानी से जो बसेस ड्राइवर है जो हरिद्वार देहरादून बद्रीनाथ केदारनाथ से आ रहे हैं, जो नालू पानी पे क्रॉस कर सकता है, जो धरासू बैंड के पास क्रॉस कर सकता है, क्या वो डबरानी इधर क्रॉस नहीं कर सकता है? हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गौला पार्क में आयोजित राष्ट्रीय फेंसिंग प्रतियोगिता के फाइनल में खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए पूर्व सांसद ब्रिजभूषण सिंह पहुंचे। उन्होंने प्रतियोगिता के आयोजन और खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने भारत सरकार और फेंसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी राजीव मेहता की जमकर प्रशंसा की। ब्रिजभूषण सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में सरकार खेलों के लिए बेहतर कार्य कर रही है, जिससे देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिला है। हल्द्वानी में खेलों के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करने में राजीव मेहता का योगदान अहम रहा। देखिए, मैं मेहता जी को धन्यवाद देता हूं कि इनके कारण आज इस फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी के प्रतियोगिता में पहली बार मुझे आने का मौका मिला और खेल के क्षेत्र में मेहता जी ने बहुत अच्छा काम किया। और ये जो परिकल्पना आप 22-23 स्टेडियम की देख रहे हैं, मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब इनके मन में ये चलता था कि किसी स्तर पर यहाँ जो है नेशनल गेम होना चाहिए, और जो नेशनल गेम की परिकल्पना थी उसी परिकल्पना का परिणाम है आज यहाँ पर ये स्टेडियम। और ये इनकी सोच लगभग 15 साल से चल रही कि नेशनल गेम होना चाहिए, क्योंकि जब किसी भी राज्य में नेशनल गेम होता है तो भारत सरकार इसमें बहुत बड़ा सहयोग करती है और कुछ स्टेट की सरकार करती है, और खेल के लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन करके तैयार हो जाता है। तो आज ये जो यहाँ पर माहौल बना हुआ है, सरकार को तो क्रेडिट जाती है, लेकिन अगर मेहता जी खेल के क्षेत्र में नेशनल पदाधिकारी ना होते, ओलंपिक से जुड़े ना होते, ये ओलंपिक एसोसिएशन ना होता, तो आज ये ना होता। तो बीज छोटा सा लगता है, बाद में वो पेड़ बनता है और फिर फल देता है। तो मेहता जी ने बीज डालने का काम किया है। और ये उत्तराखंड नैनीताल में आज 14वीं मानसून मैराथन का भव्य आयोजन किया गया। डीएसए मैदान से शुरू हुई इस मैराथन में देश विदेश से आए धावकों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं ने हिस्सा लिया। रन टू लिव संस्था द्वारा आयोजित इस मैराथन में मेन, विमेन और वेटरन वर्ग में 21, 10 और 5 किलोमीटर की दौड़ तथा रन फॉर फन का आयोजन हुआ। पर्यटन सचिव धीरज घबरियाल ने दौड़ का फ्लैग ऑफ किया। प्रतियोगिता में 21 किलोमीटर पुरुष वर्ग में मयांक, संतोष और कलम बेस्ट विजेता बने, जबकि महिला वर्ग में अर्पिता सैनी, अनिशा और साधना ने शानदार प्रदर्शन किया।
तैयारी तो 1 साल लगभग कर रहे थे और ये रोड जो है हमारा मणिपुर में तो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे प्लेन में भागता हम लोग और ये रोड आप हिल डाउन बहुत है तो मेरे लिए तो बहुत हार्ड हुआ है। फ्यूचर का क्या है आगे, क्या प्लान है? आगे जाने की कोशिश करूँगा, आगे जाने के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कहाँ जाने की सोच रहे हैं? क्या भारत को रिप्रेजेंट करेंगे? हाँ, करने के लिए सोच रहा है। अभी तो प्रैक्टिस चल रहा है, थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस वाला, शॉर्ट डिस्टेंस नहीं हो पाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस वाला कर रहा है 21-42। हाँ, यहाँ पर हिल बहुत ज़्यादा थी जिसके लिए हम लोग फ्लैट में तैयारी करते हैं, उसके लिए यहाँ पे हिल तो बहुत ज़्यादा ही पड़ेगी। हाथ पैर टाइट होना और जैसे कि वैसे रूट बहुत अच्छा था, कभी अप और कभी डाउन। गंगाधर का पीछे था, नैनीताल में लोग इस चीज़ की पसंद होती है, फंक्शन अच्छा। नेक्स्ट ये कि मैं इससे कब पार्टिसिपेट करूँ, टाइमिंग क्वालिफाई करूँ, इसके लिए मैं बेहतर तैयारी करूँगी। टाइमिंग क्वालिफाई करके सबके लिए टाइमिंग क्वालिफाई करूँ, इसमें मैं पार्टिसिपेट कर सकूँ, इंडिया को मेडल दिला सकूँ। आज जो 14th एडिशन यहाँ पे संपन्न हुआ है मानसून मैराथन का, इसका इम्पोर्टेंस मानसून के दृष्टिगत अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ पे मानसून के समय में और टूरिज्म को कैसे प्रमोट करना है ये दिखाता है, ये सिद्ध कराता है। और विगत 14 वर्षों से जो लगातार मानसून मैराथन का आयोजन रनटूलिप संस्था कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब शुरुआत इसकी हुई तो हमें याद है कि बहुत कम पार्टिसिपेंट्स होते थे, लेकिन आज की डेट में हज़ारों की संख्या में पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं। देश ही नहीं विदेश से भी लोग प्रतिभाग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखो पॉपुलैरिटी यहाँ की बढ़ी है तो और यहाँ के बच्चों का रुझान बढ़ा है मैराथन के प्रति और टूरिज्म तो प्रमोट हुआ ही है। तो ये इसी चीज़ को देखते हुए क्योंकि हर वर्ष लगातार आप मानसून मैराथन करा रहे हैं यहाँ पे नैनीताल में, तो कहीं ना कहीं टूरिज्म के कैलेंडर में भी अगली वर्ष से ये लगातार आएगा और एनुअल जो भी इवेंट्स होते हैं हमारे पूरे उत्तराखंड में, उसमें मानसून मैराथन को हम लोग सम्मिलित करेंगे। हमारे जो बच्चे लोकल बच्चे हैं उनको इससे कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। हो सकता है शायद कल के आने वाले दिन में उनमें से कोई विनर्स बन के आए, इससे भी आए। इसमें 2-3 प्रतिभागी बाहर से आए हैं और 2 ने 10 किलोमीटर में किया, वो यूके के प्रतिभागी, वो यूके के नागरिक हैं और एक कीनिया से यहाँ पे आए हुए थे जो 21 किलोमीटर। अगर परिस्थितियों की बात करें तो उत्तराखंड एकदम उपयुक्त जगह है जहाँ से लॉन्ग डिस्टेंस की दूरी की जितनी भी दौड़ें हैं उसमें हमें प्रतिभागी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे मेडल ला सकते हैं, जो ला भी रहे हैं, पहले से भी ला रहे हैं। अगर सरकार इस पर और थोड़ा काम करे, अकेडमीज़ खोले लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स की, क्योंकि हमारे बच्चों में इनबिल्ट स्टेमिना होता है बाय बर्थ, तो उसको और थोड़ा सा तराशने की ज़रूरत हम लोगों को है और यकीनन ये आगे चल के। रुड़की में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पद के लिए देवदारी में आवेदन जमा किए गए हैं। पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि उनके परिवार के बुजुर्ग शुरू से ही कांग्रेस के सच्चे सिपाही रहे हैं और वे स्वयं 1990 में छात्र संघ अध्यक्ष रहे। उन्होंने बताया कि पार्टी की सेवा में हमेशा ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य किया है। जिला अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी निभाई और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चले। अब निर्णय हाईकमान और मान्य पर्यवेक्षक पर निर्भर है कि पार्टी हित में उनके कार्यों का मूल्यांकन करते हुए उन्हें अवसर दिया जाता है या नहीं। कांग्रेस पार्टी का संगठन सर्जन अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। उत्तराखंड के अंदर जितने भी कांग्रेस के जिले हैं उन सभी जिलों में दूसरे प्रदेशों से पर्यवेक्षक भेजे गए हैं। मुझे रुड़की महानगर की जिम्मेदारी दी गई है और उसी जिम्मेदारी के तहत मैं यहाँ पिछले कई दिनों से कार्य कर रहा हूँ और लोगों से मिल रहा हूँ और लोगों से रायशुमारी कर रहे हैं, लोगों से राय ले रहे हैं कि कौन व्यक्ति कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के लिए सबसे आपका उपयुक्त होगा, जो बढ़िया तरीके से सेवा कर सके। अपनी राय दे रहे हैं, एप्लीकेशंस भी दे रहे हैं जो बनना चाहते हैं, सभी की लेकर के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को ये हम सब भेजेंगे और वहीं से उसका निष्कर्ष फाइनल आएगा किस व्यक्ति को जिम्मेदारी पार्टी देती है। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, महिला भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, दलित भाई भी हो सकता है, बैकवर्ड भाई भी हो सकता है, सामान्य भाई भी हो सकता है। सभी प्रकार के लोगों का स्वागत है, चाहे वो धर्म हो चाहे जाति हो। मैंने अध्यक्ष रहते हुए भी पूरा प्रयास किया और जब मैं किसी पद पर नहीं था तब भी मैंने पूरा काम किया। मैं कांग्रेस में किसी के पीछे नहीं हूँ,
मेरे अब जो परिवार की आस्था वो सन 1937 से भी पहले से, जब पहला चुनाव 1937 में हुआ और आज तक मेरा संपूर्ण परिवार, मेरे माता पिता, दादा दादी, चाचा ताऊ, सब पूरा, हम सब भाई बहन, हमने कांग्रेस। हरिद्वार के देवपुरा चौक पर कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस नगर अध्यक्ष अमन गर्ग ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वर्तमान सरकार बेरोजगार युवाओं की समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय पूंजीपतियों को लगातार फायदा पहुंचा रही है। उन्होंने विशेष रूप से जॉर्ज एवरेस्ट पार्क की 30 करोड़ की जमीन बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के हवाले करने का मामला उठाया। अमन गर्ग ने बताया कि 30 करोड़ की जमीन को मात्र 1 करोड़ रुपए सालाना में दे दिया गया, जो पूरी तरह अनुचित और जनता के साथ धोखा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्टेट करके जो पार्क है, लगभग 30,000 करोड़ की लागत का वो पार्क मात्र 1 करोड़ पे सालाना पे बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मिलकर सरकार ने चंद पूंजीपतियों के हवाले करने का काम किया है और उत्तराखंड की बेशकीमती जमीनों को की बंदरबाट करने का काम ये सरकार कर रही है। ये सरकार, भाजपा की सरकार, चाहे केंद्र में अडानी और अंबानी के सहारे चल रही हो, चाहे उत्तराखंड में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को हवाले कर रही हो बेशकीमती जमीनें, ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। इस सरकार को आम जन सरोकारों से कोई मतलब नहीं है, लोगों की दुख तकलीफों से कोई मतलब नहीं है। उत्तराखंड में बेरोजगार भटक रहे हैं, उत्तराखंड में महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है, उत्तराखंड में दैव्य आपदा आई हुई है, लेकिन इसके बावजूद दामी सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को हजारों करोड़ की जमीन उनके हवाले कर देना चाहती है, जो कि उत्तराखंड के साथ अन्याय। रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में यूसीसी में रजिस्ट्रेशन के बाद भी एक 3 बच्चों के पिता पर दूसरी शादी करने का आरोप है। पीड़ित महिला बच्चों के साथ कोतवाली पहुंची और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित महिला ने पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की। महिला ने कहा कि 2020 में उसकी शादी हुई है और जुलाई 2025 में उन्होंने यूसीसी के तहत अपना विवाह पंजीकरण करवाया था, लेकिन इसके बाद भी बिना तलाक दिए उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। एसपी देहात का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है और जांच पड़ताल की जा रही है, उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। जिम में कराई भी थी तो क्या नाम है, जिम का अफेयर चल रहा था तो उन्होंने दूसरा निकाह कर लिया जी। तो मुझे इंसाफ चाह रहे 2020 में। 5 साल हो गए शादी को जी, 5 साल हो गए। निकाह कर लिया जी, दोबारा निकाह में रजिस्ट्रेशन करवा रखा आपने जी करवा रखा जी। उसके बाद भी शादी कर ली जी, अब क्या चाहते हैं आप? जी, मुझे इंसाफ चाह रहा है जी। इंसाफ? मैं जी न 3 जागतों को लेकर कहाँ जाऊँगी? पुलिस को तहरीर दिया आपने? जी जी कि हमारी लड़की जो घर आई थी, यानी कि हमारी बहू पे बच्चा होने के उसमें आई थी। 20-22 दिन के बाद उन्होंने घर बुलाई। घर बुलाने के बाद कहने लगे इस लड़के को घर भेज दो। हमने अपना लड़का लेगा, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, अपना लड़का उठा ले गए, उसे भेजा। कहने लगे भाई लड़की को, तो वहाँ जाकर छोड़ आए। तो थोड़ी देर में पता चला, कहने लगे मैं तो निकाह कर लिया है। और जो आपकी लड़की से शादी हुई थी कब हुई थी? 2020 में शादी हुई थी। 2020 में। कितने बच्चे हैं लड़की के? 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। और उसके बाद भी उन्होंने निकाह कर लिया? देखिए, अभी जो आप जिक्र कर रहे हो पीड़िता मेरे पास भी आई है, सर्टिफिकेट है उनके पास यूसीसी रजिस्ट्रेशन का। और चूंकि उसने जो तथ्य बताया कि उसके पति ने वो दूसरी जगह शादी कर रहा है या करने की फिराक में है, थाना अध्यक्ष गंगनहर को बता रखा है, थाना निरीक्षक को, प्रभारी को। तो जैसे इसमें तथ्य क्लियर होता है इमीडिएट हम मुकदमा करेंगे, जो लीगल कार्रवाई आगे की जानी है उस पर हम काम करेंगे। यूसीसी की जो धाराएं वो भी इस पर लग जाएगी? जरूर लगेंगी। अगर गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में एक निजी नर्सिंग होम में जमकर हंगामा हुआ। गर्भवती महिला के पति आजम ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सिविल अस्पताल से झांसा देकर उनकी पत्नी को निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया और बाद में इलाज के नाम पर अधिक धन वसूली की गई। यह अस्पताल देवी दीप जीवनदीप है जी, जीवनदीप। मैं इसमें आया, मेरे साथ 2 जने आए पहले उधर से, सरकारी में था मैं, उसने 2 जने लाए पकड़ कर मैं यहाँ। उसके बाद इन्होंने कहा ठेके के साथ हम ऑपरेशन करेंगे, बढ़िया करेंगे। तो इन्होंने मेरे घर वाले के साथ कोई बात नहीं, मैं आ गया उधर। तो मेरे साथ उन्होंने ऐसा करा
ठेका का बात करी ना, ठेके के 20,000 रुपये में, तो 20,000 रुपये में कोई बात नहीं, मैंने कहा डन। और दवाई आपकी होगी, यानी कि मेरी, और जो लग रहा दवाई दो पानी पुनी लगागा, वैसा पानी लगागा, ये हमारे हो गए इंजेक्शन तलक। अच्छा जी, तो फिर इसे हमने भर्ती करवा दिया। तो उसके बाद कम से कम 3 दिन हो गया, नहीं दूसरा दिन होगा, उसका पेट फूलता जा रहा है, पटकने वाला था बस। तो वहाँ बोली मुझे तारे बस का नहीं आया कुछ भी, अब मेरा इलाज नहीं करवा सकते तुम जो। बागेश्वर आरे बाईपास के घिरौली पुल के पास बड़ा हादसा टल गया। यहां एक वाहन अनियंत्रित होकर करीब 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में वाहन नदी किनारे रुका, जिससे बड़ा हादसा टल गया। वाहन में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस और फायर सर्विस टीम ने सामूहिक सर्च अभियान चलाकर स्ट्रेचर की मदद से मुख्य मार्ग तक पहुंचाया। इसके बाद एम्बुलेंस और फायर सर्विस वाहन से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों की पहचान खड़क सिंह, दर्शन सिंह और खीम सिंह के रूप में हुई है। फिलहाल तीनों खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। हरिद्वार के शिवालिक नगर की पॉश कॉलोनी में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला से बाइक सवार बदमाशों ने चेन स्नैचिंग कर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ये वारदात लीलावती हॉस्पिटल के पास सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में दिनदहाड़े हुई इस घटना से लोगों में दहशत का माहौल है। खास बात यह है कि पुलिस ने एक दिन पहले ही दावा किया था कि गश्त बढ़ा दी गई है और लोग बेफिक्र होकर मॉर्निंग वॉक पर जा सकते हैं, लेकिन हकीकत इसके विपरीत सामने आई है। फिलहाल आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। डोईवाला कोतवाली क्षेत्र के लालतपड़ बाल कुमारी चौक पर देर शाम एक ट्रक अचानक आग की चपेट में आ गया। ट्रक से धुआं उड़ता देख लोगों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि ट्रक खाली था और चालक समय रहते बाहर निकल आया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना पर पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे पर इस तरह की घटनाएं हादसों का खतरा बढ़ा सकती हैं। नैनीताल और उधम सिंह नगर के सैकड़ों वाहन चालकों ने इमली घाट मैदान में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें लंबे समय से उपेक्षित समस्याओं पर चर्चा हुई। बैठक में सर्वसम्मति से हुकम सिंह कोरंगा को चालक कल्याण समिति का अध्यक्ष चुना गया और सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं पत्रकारों को संरक्षक मंडल में शामिल किया गया। चालकों ने बीमा सुरक्षा, नियमित वेतन और आर्थिक सहायता की कमी पर चिंता जताई। समिति ने तय किया कि जल्द ही इसका पंजीकरण कर मांग पत्र प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। यह समिति चालकों के अधिकारों की रक्षा और कल्याण के लिए अहम कदम साबित होगी। देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल महानगर का द्विवार्षिक सम्मेलन यूकेडी केंद्रीय कार्यालय में आयोजित हुआ। इस दौरान महानगर अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में प्रवीण रमोला ने 51 मत प्राप्त कर 26 मतों से जीत दर्ज की, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी मीनाक्षी खिलिडियाल को 24 मत मिले। चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। विजय उम्मीदवार प्रवीण रमोला ने कहा कि वे महानगर के सभी 100 वार्डों में कार्यकारिणी का गठन करेंगे और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने का काम करेंगे। सम्मेलन में दल के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। काशीपुर में आगामी 20 सितंबर को आयोजित होने वाले श्री खाटू श्याम बाबा के 6ठे वार्षिकोत्सव और विशाल संकीर्तन महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में कार्यक्रम से पूर्व ट्रस्ट की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। ट्रस्ट अध्यक्ष अमित चौहान ने जानकारी दी कि 16 सितंबर को निशान शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सैकड़ों भक्त शामिल होंगे। चैती मेला परिसर में होने वाले इस वार्षिकोत्सव में बड़ी संख्या में श्याम प्रेमियों की भागीदारी की उम्मीद है। श्याम सेवक मंडल ट्रस्ट प्रत्येक वर्ष खाटू श्याम जी का वार्षिकोत्सव मनाता है। उसी के उपलक्ष्य में आज जो है हमने सेवादारों की मीटिंग की है, जिसमें हमने सभी। हरिद्वार के मंगलोर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इंस्टाग्राम पर बदमाशी का रुतबा दिखाने वाले कार्तिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने हाल ही में कोर्ट रूम में गोली मारने की धमकी वाली वीडियो डाली थी, जिसके बाद से वे फरार चल रहा था। कार्तिक हत्या के प्रयास के मामले में भी वांछित था। पुलिस ने उसे तमंचे के साथ दबोचा है। बता दें कि उसके 2 साथी
पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने साफ संदेश दिया है। उत्तरायणी खासकर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।